अस्सलामुअलैकुम जी। मैं डॉक्टर सोनिया फवाद अपने होम्योपैथिक चैनल में बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है जी यूट्रस फाइब्रॉयड को आप विदाउट सर्जरी कैसे क्योर कर सकते हैं। ये विदाउट सर्जरी आपके लिए कैसे क्योर उस फाइब्रॉयड का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। जी, आज की वीडियो का टॉपिक है फाइब्रॉयड ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फॉर फाइब्रॉयड, बेस्ट मेडिसिन फॉर फाइब्रॉयड, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। आज आपको फाइब्रॉयड्स की टाइप्स, कि ये कितनी टाइप्स का होता है, आपको इसके साइन एंड सिम्टम्स, आपको इसकी कॉजेज और फिर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताया जाएगा। तो ये हमारी पूरी सीरीज चल रही है फीमेल इनफर्टिलिटी की। तो फीमेल इनफर्टिलिटी की ये भी एक बहुत बड़ी कॉज है, जो कि फाइब्रॉयड अगर यूट्रस में बन जाते हैं, यानी बच्चेदानी में रसोलियों का बनना, और ये क्यों बनते हैं और पीछे क्या वजह होती है, तो ये आज सारा कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप यूट्रस जो है बच्चेदानी, इसके हम टाइप्स को समझेंगे कि जो फाइब्रॉइड्स होते हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं और इनके क्या क्या नाम हैं। तो ये 3 टाइप्स आपके साथ जनरल शेयर की जा रही हैं, जो कि अगर आप मेजर जो टाइप 3 हैं वो आपके साथ शेयर की जाएंगी, कि सब सेरोसेल फाइब्रॉइड्स होते हैं, जो कि जो है ग्रो करते हैं यूट्रस की आउटसाइड पे, यानी ये बच्चेदानी की दीवार के बाहर जो है जो फाइब्रॉइड बनता है, इसको सब सेरोसेल फाइब्रॉइड्स कहते हैं। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 पे जो है इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स, ये ग्रो करता है यूट्रस की जो है आउटर वॉल के साथ, ठीक है। और जो है आउटसाइड पे, और जो मैंने नंबर 1 पे बताया है वो आउटसाइड पे, और ये जो है यूट्रस की वॉल के साथ आपको दूसरी जो मैंने टाइप बताई है। और इसके अलावा अगर तीसरी टाइप पे बात करें, सब म्यूकोसल विच ग्रोज इनसाइड द यूट्रस, ये जो थर्ड टाइप है ये आपके यूट्रस के अंदर वाली साइड पे जो है ग्रो कर जाता है, और इसके साइज भी मुख्तलिफ होते हैं, और हर फीमेल का अलग से हिसाब होता है, अलग से सिस्टम होता है, और ये काफ़ी जो है साइज में होते हैं फाइब्रॉइड्स। ये सेब के बीज से लेकर ग्रेप फ्रूट तक के साइज का हो सकता है। अगर आप नॉर्मल साइज की बात करें तो 1 से लेकर 5 सेंटीमीटर, यानी जितनी चेरीज होती हैं रेड चेरीज, उतने साइज का आप ये इसको नॉर्मल कह सकते हैं, यानी आपको फिर भी ट्रीटमेंट तो करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर 5 से 10 सेंटीमीटर का आपका फाइब्रॉइड है तो आपको अलार्मिंग सिचुएशन शुरू हो जाती है, आपको प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो ये एक प्लम साइज का फाइब्रॉइड हो सकता है अगर आप इसको एस्टिमेट लगाएं तो। अगर 10 सेंटीमीटर, यानी एक ऑरेंज और एक ग्रेप फ्रूट के साइज का है, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए पेनफुल होगा, बहुत ज़्यादा आपको ट्रबल करेगा। हम क्या कर सकते हैं कि इसकी सारी कॉजेज और सिम्टम्स को देखते हुए होम्योपैथिक में अगर ट्रीटमेंट करवाते हैं तो ये श्रिंक होना शुरू हो जाता है। टाइम ड्यूरेशन ट्रीटमेंट का लंबा होता है, पेशेंट का स्टेमिना जो होता है वो इसमें लूज हो रहा होता है। तो लेकिन इसमें होम्योपैथिक में फाइब्रॉइड के ट्रीटमेंट को आप क्योर कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनकी कॉजेज की। कॉजेज में सबसे पहले तो अगर आपकी मीनोपॉजल एज है, अगर आप मीनोपॉज की तरफ जा रहे हैं, या तो आपको अगर ये एज में आपको फाइब्रॉइड हो सकते हैं। अगर आपको 30 से 50 एज के दौरान आपको प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई हैं तो ये फाइब्रॉइड आपको हो सकता है, ठीक है। नंबर 3 पे अर्ली मेंस्ट्रुएशन, यानी अगर अर्ली पीरियड्स आपके स्टार्ट हो गए हैं और अर्ली एज में, यानी 10 से 11 साल की उम्र में, तो आपको किसी भी एज में जाके ये फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जी ओबेसिटी है, अगर आप मोटापे का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, आपका ओवरवेट है, तो आपके हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब होंगे, तो फाइब्रॉइड जो हो सकता है आपको। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, मेडिकेशन है, और जो कैफीन और अल्कोहल का इस्तेमाल
बाज़ मुल्कों में बहुत ज़्यादा होता है, अब तो यहाँ पे भी हर कंट्री में होने लग गया है। अब इसके अलावा जो अगर बात करें तो पेल्विक एंड विजाइनल इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा फीमेल को ये इशू रहता है। पेल्विक पेन एंड विजाइनल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट नहीं करवाती, नहीं बताती किसी को, उसको बर्दाश्त कर करके इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तो वो जो है इस कंडीशन में आप चले जाते हो। इसके अलावा जो हम बात करें हाई लेवल जो है एस्ट्रोजन, आपका लेवल जब हार्मोन्स का कम होना शुरू होता है या बढ़ जाता है, तो एस्ट्रोजन लेवल के जो है लेवल के बढ़ने की वजह से भी आपको ये फाइब्राइड हो सकता है। इसके अलावा जेनेटिक इशू हो सकता है, आपकी अगर फैमिली हिस्ट्री में आपकी मदर को, आपकी नानी को, आपकी दादी को ये प्रॉब्लम है तो आपको भी ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके अलावा चाइल्ड बेयरिंग, अगर आपके हार्मोन्स लेट शादी होना की वजह से जो है आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो आपका एस्ट्रोजन लेवल और प्रोजेस्टेरोन लेवल डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से आपको फाइब्राइड की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा ये आपको पता है ये एक मैस होता है। फाइब्राइड एक लोथड़े की सूरत में एक स्किन कह लें कि आप ये होता है, और ये बिल्कुल ऐसे गोश्त की सूरत में जमना शुरू हो जाता है, और इसके साइज़ मैंने आपको बता दिए हैं। और ये नॉन कैंसरस होता है, क्योंकि अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते, बहुत लंबे अरसे तक आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो ये कैंसरस भी हो सकता है। अगर तो अभी तक आपके नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल मसले मसाइल चल रहे हैं, तो ये नॉन कैंसरस है और ये ट्रीटेबल है, ठीक है। और अगर आपको हार्मोनल इशू है और ये प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं, तो अब हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स पे। सबसे टॉप पे इसका सिम्टम है नंबर 1 पे हैवी ब्लीडिंग, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, क्लॉटिंग की सूरत में ब्लीडिंग का होना, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, डे बाय डे इसका इंक्रीज़ होना, और ये क्लॉटिंग की सूरत में होता है। हर महीने भी सर्कल जो है वो डिस्टर्ब यानी होता है, कभी 20 दिन का, कभी 22, कभी 25, कभी 28, और 15 दिन के बाद भी आना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसके ऊपर देखें कि अगर 30-30 दिन भी ब्लीडिंग औरतों को रहती है, अगर पीरियड्स आए हैं तो वो मुसलसल 30 दिन चले जा रहे हैं, 40 दिन चले जा रहे हैं, और फिर एक हफ्ता 2 हफ्ते स्टॉप हुए हैं, फिर से स्टार्ट हो गए हैं, ये फाइब्राइड की प्रॉब्लम आपको स्टार्ट हो गई है। इसके अलावा जो है शार्प और तेज़ पेल्विक रीजन में पेन, और इसके अलावा अगर इतनी हैवी ब्लीडिंग होती है तो आप जो है आपको एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन अगर आप चेक करवाते हैं तो आपकी हीमोग्लोबिन कम होगी। इसके अलावा भी ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, और थायराइड वगैरह का भी चेक किया जाता है। और इसके अलावा जो है आपको प्रॉब्लम अल्ट्रासोनोग्राफी में आपको साइज़ और चीज़ों का पता चल जाता है। इसमें जो है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड भी होता है, और पेल्विक रीजन का भी अल्ट्रासाउंड होता है, तो आपको इसको साइज़ और इसकी मेजरमेंट पता चल जाती है, और इसका रीजन भी पता चल जाता है कि ये कहाँ पे है, कि अब कौन सी वाल पे है, कौन सी जगह पर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पेल्विक जो है रीजन में पेन एंड ब्लडर प्रेशर, यानी यूरिन जो है वो फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा बार बार आता है और बार बार फीलिंग होती है। और इसके अलावा रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शन आपका हो जाता है, जो है आपकी जो है आपको ये सिस्टम आपका सारा डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा फीमेल की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, लिकोरिया, इन्फेक्शन डिस्चार्ज, और जो है वो फेस पे पिगमेंटेशन, डिसकलरेशन, वीकनेस, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इस तरह की भी चीज़ें आपके सिम्टम्स में आती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें कि अगर आपको बहुत ज़्यादा इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आपके ये सारे टेस्ट और चीज़ें चेक की जाती हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में मैं अपने पेशेंट को कैसे क्योर करती हूँ। सबसे पहले तो हम उसकी बहुत जो है केस टेकिंग करते हैं, जिसमें सारी हिस्ट्री और पूरा केस जो है आपको ऑब्जर्व करना होता है, फिर आप ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। आपके पास सारी टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई, आपके पास अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स आ गई, देन आप इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं सबसे पहले जो है मेडोराइनम 1 ml, सेकेंड डे मैं देती हूँ कोनियम 1 ml, और थर्ड डे मैं देती हूँ जो है थूजा 1 ml, और फोर्थ डे मेरा होता है कैलकेरिया फ्लोर 1 ml।
ये हो गई आपकी मंथली डोजेस या 15 डेज अकॉर्डिंग टू साइज, ठीक है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग है तो जो है फ्रेक्सिनस अमेरिकाना मदर टिंचर में 25 कतरे सुबह दोपहर शाम आधे कप नीम गर्म पानी में। इसके अलावा किलकेरिया फ्लोर 30 जो है वो मैं सुबह दोपहर शाम, और ऑरम म्योर नाइट्रिकम 6x 4 गोलियां नीम गर्म पानी के साथ सुबह दोपहर शाम, और रात भी देती हूँ, 4 टाइम्स अ डे भी देती हूँ। तो ये हो गया होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। और मेडिसिन भी हैं जो कि अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स दी जाती हैं, अकॉर्डिंग टू पर्सनैलिटी दी जाती हैं। जो जिस तरह का पेशेंट होगा तो उसको उसके मुताबिक ही डील किया जाएगा। अब आपको सबसे पहले अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, इस तरह की टाइप्स के फाइब्राइड्स हैं जो मैंने बताया, और इस तरह की आपको कोई कॉजेज हो रही हैं, तो आपको सबसे पहले अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, जाके अपनी डिटेल हिस्ट्री बतानी चाहिए। और अगर आपके करीबी कोई डॉक्टर नहीं है तो आप हमसे भी ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, जिस पे सिर्फ आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। आप जो है मुझसे बात भी कर सकते हैं और मेडिसिन बजरिया पार्सल भी मंगवा सकते हैं। और हमेशा मैं आपको सजेस्ट करती हूँ सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ करें, अपने डॉक्टर से मशवरे के बाद ही मेडिसिन लें, और जो है अपने खाने पीने का ख़ास ख्याल रखें, ऑर्गेनिक और नेचुरल फूड पे आ जाएं। ये सारी सीरीज़ जो है पिछली वीडियो जो है पीसीओएस पर थी, और अगली भी वीडियो जो है आपके लिए इनफर्टिलिटी के हवाले से ही कॉज को डिस्कस करेंगे। तो आप ये सारी प्लेलिस्ट बनेगी जिसमें फीमेल इनफर्टिलिटी की तमाम कॉजेज़ और प्रॉब्लम्स को शेयर किया जाता है, ताकि आपको अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आपके लिए बेहतरीन सोल्यूशन हल हो सके, तो आपको बेहतरीन हल मिले। इसके लिए वीडियो को देखते रहिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।